क्या मुझे और आपको दोबारा नहीं सोचना चाहिए? आज जो 3 स्टोरीज मैं आपके सामने ला रहा हूं वो इसी थीम पे बेस्ड हैं। पहले अंजना ओम कश्यप के साथ जो पटना में हुआ वो बात करूंगा, कॉमनवेल्थ गेम से बहुत बड़ी सीख हमें मिलने वाली है, स्पेस में जो कचड़ा है उस कचड़े की बात करूंगा। पहले स्टोरी नंबर 1 समझ लीजिए, अंजना ओम कश्यप के साथ जो पटना में हुआ। एक कॉमेंट मैंने पढ़ा, उससे मैं 100% सहमत हूं। देखिए भाई साहब, अंजना ओम कश्यप जी की पत्रकारिता से असहमति हमेशा रहेगी और रहनी भी चाहिए, जिस तरीके से करती हैं। बस जिस तरह से ग्राउंड रिपोर्टिंग करने गई एक महिला पत्रकार के खिलाफ कल पटना में अभद्र नारेबाजी हुई है, वो बिल्कुल गलत बात है। हां, मैं बिल्कुल कह सकता हूं, मानता हूं कि देश में लोगों की लोकतांत्रिक चेतना, उनके इतिहास बोध की धज्जियां उड़ाने में आज जो समय ना, विजुअल मीडिया का एक बहुत बड़ा योगदान है, इससे कोई नकार नहीं सकता है। आपको अपनी नागरिक चेतना बनाए रखनी है तो सबसे पहले इस देश की मीडिया से खुद को आपको बचाना पड़ेगा। एक दर्शक, एक पाठक और एक श्रोता होने के नाते कुछ जिम्मेदारियां मेरी और आपकी बन जाती हैं। अपनी जिम्मेदारी समझिए। अपने देखने, सुनने और आदत को और कंटेंट को सैनिटाइज करने का वक्त है। यह पब्लिक का गुस्सा था जो अंजना ओम कश्यप पर आ रहा था। ये अंजना ओम कश्यप पर तो नहीं, मैं कह सकता हूं तमाम मीडिया चैनल्स पर था जो उनकी बात नहीं करते हैं। अंजना ओम कश्यप की जगह वो पूरा इकोसिस्टम रहेगा जिसके खिलाफ वहां के लोगों का गुस्सा था। लेकिन गुस्सा जाहिर करने के लिए भी और भी तरीके होते हैं। या तो अगर ग्राउंड पे कोई रिपोर्टर रिपोर्टिंग कर रहा है, आपसे सवाल कर रहा है, तो फैक्चुअल बात रखिए, अपनी बात और प्रभावी तरीके से रखिए, तो उसका और दम होगा। या रिपोर्टर आपसे कोई सवाल करता है तो आप कुछ भी कहने से बचने के लिए आप क्या सकते हैं कि आप मौन हो सकते हैं, या फिर उनको देखना ही बंद कर दीजिए। सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, यूट्यूब, फेसबुक, ट्विटर, इन सब से इनको अनफॉलो कीजिए। लेकिन हैकलिंग का ना कोई और रास्ता निकालना पड़ेगा और वही श्रेयस्कर होगा। देखो, हमारा जो मीडिया है ना, वो उसके लिए सहानुभूति है ही नहीं। गृह मंत्री अमित शाह नरेंद्र मोदी का नाम लेकर तो पूछ नहीं पाते, लेकिन हाँ, विपक्ष ने किया है उसकी बात बताते रहते हैं। मैडम, जब आप बबूल बोगे तो फिर आपको मिलेगा क्या, है ना? आम तो मिलेगा नहीं। इन्हीं मीडिया वालों ने रिया चक्रवर्ती के साथ भी ऐसा किया था। तब भी हमने बोला था कि हैकलिंग बिल्कुल ठीक नहीं है, लेकिन जैसे को तैसा नहीं किया जाता। अब आपको, अगर आपने महात्मा गांधी को पढ़ा है तो मैं आपको एक बात बताता हूं। नाथूराम गोडसे ने जब महात्मा गांधी को गोली मारी थी ना, सौभाग्य से कदाचित और कथनचित महात्मा गांधी जी को गोली छूकर निकल जाती, या फिर सौभाग्य से महात्मा गांधी उस घटना के बाद बच जाते, तो पता महात्मा गांधी उनको, मतलब नाथूराम गोडसे को फांसी हो इसकी पहल नहीं करते, बल्कि उसको अपने पास बिठाते, समझाते और खुद समझने की कोशिश करते। ऐसा नहीं कि ठीक हो गया और जाकर के मारना शुरू किया या फिर फांसी हो पूरा आंदोलन कर दिया, ऐसा नहीं करते। और उनसे पूछते और उनको समझाने की कोशिश करते। तो हमें भी सेम कुछ ऐसा ही करना होगा। विरोध का विरोध भी हो जाए और सामने वाले को शर्म भी आ जाए, कुछ इस तरह से करना होगा। अब मैं कॉमनवेल्थ गेम की बात कर लूं दोस्त, ये मैंने बड़ा, मतलब ये कॉमनवेल्थ गेम मतलब खत्म हुआ ना, तब से बड़ा मैं हैरान, परेशान हो, चिंतित भी हूं, क्योंकि इस डाटा की वजह से। समझिए मैं कहना क्या चाहता हूं। बर्मिंघम कॉमनवेल्थ गेम में भारतीय खिलाड़ियों के प्रदर्शन ने देश के माहौल को खुशनुमा जरूर बना दिया दोस्त। भारत ने खेलों में तकरीबन 61 मेडल्स को जीत करके चौथा स्थान हासिल किया है। इस प्रदर्शन को 4 साल पहले गोल्ड राष्ट्रमंडल खेलों में, ओलंपिक या फिर एशियाई खेलों में भारतीय खिलाड़ियों के प्रदर्शन में निरंतरता आ रही है। निरंतरता जो आ रही है वो सुधार का कारण देश के खेल संस्कृति में आए बदलाव को माना जा सकता है। भारत साल 2002 से ना पहले इन आयोजनों में सिर्फ भाग लेने जाता था, लेकिन उसी साल क्या होता है कि हमने पहली बार एथलीटों ने अपनी दमदारी उपस्थिति दर्ज करा करके 30 स्वर्ण पदक जीते थे। कितना खुशनुमा माहौल था उस वक्त पे। लेकिन एक बात जो मुझे परेशान, आश्चर्यचकित और हैरान कर देती है कि बर्मिंघम में पदक जीतने वाले खिलाड़ियों की सूची देखने पर पता चलता है कि हमेशा की तरह ना हरियाणा के सबसे ज्यादा 23 खिलाड़ियों ने पदक जीते हैं। वहीं तेलंगाना के 6 ने और उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र और तमिलनाडु के 5-5 खिलाड़ियों ने पदक जीते हैं। और व्यक्तिगत पदक जीतने वालों में बिहार, झारखंड, मध्य प्रदेश जैसे राज्यों का कोई खिलाड़ी ना होना बताता है कि हम पूरे देश में खेल सुविधाओं को विकसित नहीं कर सके हैं। हम यदि इस पर ध्यान दें तो ओलंपिक जैसे खेलों में ना हम 6-7 पदक लेकर के जीत कर खुश नहीं हो सकते। हमें पता है कॉमनवेल्थ गेम में वो देश पार्टिसिपेट नहीं करते जो टॉप लेवल पर हैं। हरियाणा की सफलता में उसके खेल सुविधाओं के साथ खेल नीति का एक अहम योगदान तो है भाई, मानना पड़ेगा।
उसके तमाम पहलवानों व अन्य खिलाड़ियों को दिल्ली में रहकर के सुविधाओं का लाभ उठाना भी इसमें शामिल है। अगर आप ना थोड़ा झारखंड और उड़ीसा की साइड चले जाएंगे ना, झारखंड और उड़ीसा से हॉकी खिलाड़ी और तीरंदाज निकलते रहते हैं, पर बिहार इस मामले में काफी पिछड़ा नजर आता है। लेकिन हाँ, सरकार पलटने में बहुत आगे दिखाई देता है। जिस तरह से बिहार के युवा दिल्ली सिविल सर्विसेज की तैयारी करने आते हैं, उसी तरह खिलाड़ी भी आ सकते हैं ना। पर इसके लिए सरकारों को थोड़ा सा एक्टिव नहीं, प्रोएक्टिव होना जरूर मांगता है। सक्रिय भूमिका निभानी पड़ेगी वहां की सरकार को। पहले तो कैबिनेट बन जाए इस बार, फिर इस पर भी ध्यान दे लेना सर। खेल सुविधाएं विकसित करने में बीसीसीआई का एक सहयोग लिया जा सकता है। ऐसा नहीं कि पहली बार ऐसा आइडिया दिया जा रहा है, इससे पहले भी बीसीसीआई ने, क्योंकि दुनिया का सबसे बड़ा और अमीर क्रिकेट बोर्ड है, पहले भी इस तरह के कदम उठाए गए थे, लेकिन उसका सही तरीके से इस्तेमाल नहीं हुआ और सब कुछ बर्बाद हो गया। भारतीय पदक विजेता जो भी है ना, अगर आप देखोगे तो गांव कस्बों से ही ताल्लुकात रखते हैं। हमारे यहाँ खेल सुविधाएं बड़े शहरों में केंद्रित हैं। आर्थिक रूप से कमजोर खिलाड़ियों के लिए इन सुविधाओं तक पहुंचाना बहुत ही खासा मुश्किल हो जाता है। अगर इनको पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर मिल जाए, यकीन मानना कि ओलंपिक में भी गोल्ड आना बहुत बड़ी बात नहीं होगी। इसलिए सुविधाओं को छोटे शहरों तक विस्तार बेहद जरूरी है। इस पे भी ध्यान दिया जाना चाहिए। खेलो इंडिया कैंपेन से कुछ नहीं होगा, सुविधाओं वहां तक पहुंचाइए, तब बात होगी। अब मैं बात करता हूं सबसे डेंजरस बात चीज की। SSLV-D1 सैटेलाइट आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा से रविवार सुबह सफलता के साथ अंतरिक्ष की ओर उड़ जाता है, आपको पता है। लेकिन रॉकेट के सेंसर फेल होने के कारण दोनों सैटेलाइट गलत ऑर्बिट में चले जाते हैं। इसरो ने कहा कि अब ये दोनों किसी काम के नहीं, क्योंकि इनके साथ कोई संपर्क नहीं है और ना ही हमारा इन पे कोई कंट्रोल है। अब आपके मन में सवाल आना चाहिए कि अब उस रॉकेट का क्या होगा? क्या दोबारा लौट के नहीं आएगा? अगर नहीं आएगा तो वो क्या कर रहा होगा ऊपर? इससे पहले लॉन्चेस हुए थे, क्या ऐसे पहले हुआ करता था? अगर होता था तो उसके आंकड़े क्या हैं? अगर ये आपके मन में सवाल आ रहे हैं तो मुबारक हो कि आप वास्तविकता में देश के नागरिक कहलाने लायक हैं। अंतरिक्ष में बढ़ता कचरा ना धरती के लिए गंभीर समस्या बनता जा रहा है। असंख्य छोटे बड़े उल्का पिंड लगातार बनने टूटने की स्थिति में रहते हैं। सृष्टि का यह चक्र कभी थमने वाला नहीं है, पर हमारे द्वारा अंतरिक्ष में जो कचरा भेजा जा रहा है, धरतीवासियों के लिए थोड़ा खतरा बन जा रहा है। अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा भी इससे काफी ज्यादा चिंतित दिखाई देती है। विज्ञान की एक पत्रिका है साइंस में नासा के वैज्ञानिकों ने ना एक रिपोर्ट में बताया है कि हमारी करीबी अंतरिक्ष में मानव निर्मित 9000 से ज्यादा ऐसे टुकड़े पृथ्वी की कक्षा में तैर रहे हैं जो आने वाले वक्त में भयावह दृश्य उपस्थित कर सकते हैं। और उस रिपोर्ट में, उस रिसर्च में यह भी बताया गया है कि अगर रिपोर्ट में कहा है कि आप अंतरिक्ष अभियान को रोक दीजिए, जो नहीं हो सकता है। अंतरिक्ष में इतने उपग्रह आदि मौजूद हैं, उनसे वहां कबाड़ की मात्रा में इजाफा होता रहेगा। ये और डेंजरस बात है। ये पृथ्वी खत्म 2012 में हो जाएगी, बात सही है, लेकिन वो पता नहीं क्या समझा रहे थे। लेकिन तो सही बात है, इस पूरे प्रसंग में ना एक बड़ी मुश्किल ये है कि इस कबाड़ को समेट करके पृथ्वी पर वापस लाया जाए। इसकी कोई योजना 200 देशों में कहीं पर भी नहीं है, ना कोई बात इसकी करता है। आई एम टोटली सरप्राइज्ड। क्यों भाई? ये सही है कि अब अंतरिक्ष भी इंसान की दखल से नहीं बचा है। मनुष्य के अंतरिक्ष में पहुंचने के कई फायदे हैं तो कई नुकसान भी हैं। प्रोज एंड कॉन्स हैं इसके अपने। नुकसान तो यह है कि एक तो वहां कचरा लगातार पैदा होता जा रहा है, धरती पे कम था जो अंतरिक्ष में पहुंचा दिया, ठीक है, वहां हो रहा है। दूसरा यह है कि अंतरिक्ष युद्ध का खतरा भी लगातार बढ़ता जा रहा है। इस पर यकीन करना थोड़ा सा मुश्किल होगा, क्योंकि जब तक होगा नहीं तब आप मानेंगे नहीं। यह सच है कि मानव निर्मित सबसे पुराना कबाड़ा अब भी अंतरिक्ष में है। यह अमेरिका का दूसरा उपग्रह वैनगार्ड प्रथम, जो 1958 में छोड़ा गया था। वर्ष 2018 अंतरिक्षीय कचरे की भयावह आशंका से तब सिर उठ गया था। तब बताया गया था कि चीनी अंतरिक्ष केंद्र थियांगोंग 1 का कबाड़ के रूप में किसी समय पृथ्वी से टकरा सकता है। चीनी अंतरिक्ष एजेंसी से इस केंद्र का संपर्क 2016 में खत्म हो चुका था, इसलिए कबाड़ बन चुका था। ऐसे हमारे भारत का बन चुका है। बाद में पृथ्वी पर इसके गिरने की जानकारी मिलती है, लेकिन राहत वाली बात यह थी कि करीब 9 टन वजनी वाला अंतरिक्ष केंद्र का वजन धरती सतह तक पहुंचते पहुंचे 1 से 4 टन ही रह जाने वाले की जो खबर जब आती है तो उससे कुछ राहत तो मिलती है। पर जब वर्ष 1979 में ना 75 टन से भी ज्यादा वजनी नासा का स्काईलैब दुनिया पर धरती पर गिरता है, तब दुनिया भर में घबराहट फैल जाती है। लेकिन वह बिना कोई नुकसान के ही समुद्र में गिर जाता है और वो नष्ट हो जाता है। स्पेस में कितना वेस्ट होगा, कुछ आकलन लगा सकते हैं आप? इसमें एक रिपोर्ट की बात बताता हूं। जुलाई 2016 में अमेरिकी रणनीतिक
कमान ने एक निकट अंतरिक्ष में 17,852 छोटी छोटी वस्तुओं को दर्ज किया था, जिनमें 1,419 कृत्रिम उपग्रह शामिल हैं। मगर यह तो सिर्फ बड़े पिंडों की बात है दोस्त। इससे पहले 2013 की बात अगर मैं करूं, उसमें अध्ययन किया गया था कि 1 सेंटीमीटर से छोटे 17 करोड़ ऐसे टुकड़े पाए गए थे और इससे 10 सेंटीमीटर के बीच के जो आकार वाले कचरों की संख्या करीब 7 करोड़ निकलती थी। बात होगी समझने वाली। अब कर क्या सकते हैं? देखिए, एक तरफ गूगल और एलन मस्क की कंपनी स्पेसएक्स की ओर से दुनिया भर में वायरलेस इंटरनेट का तेजी से विस्तार करने और टूरिस्ट को अंतरिक्ष की सैर कराने के सैकड़ों रॉकेट, यान, उपग्रह अगले कुछ सालों में लगातार अंतरिक्ष में भेजे जाने वाले हैं। यह खुश होने वाली बात भी है और दुखी होने वाली बात भी है। इन योजनाओं के आधार पर आकलन किया जाएगा कि अगले कुछ वर्षों में इन उपग्रहों के अंतरिक्ष में पहुंचने से इनके बीच होने वाली टक्करों की संख्या में 50% की बढ़ोतरी हो सकती है। अब सवाल यह बन जाता है, समस्या का कोई हल है? नहीं है, सिर्फ चिंताएं हैं। देखिए, वैज्ञानिकों का कहना है कि अंतरिक्ष से यह कबाड़ बटोर कर वापस पृथ्वी पर लाना ही इसका एकमात्र समाधान है। हालांकि आज भी ऐसे कारगर तकनीक इजाद नहीं हो पाई है कि जिससे अंतरिक्ष का कबाड़ साफ कर दिया जा सके और चिंताओं से मुक्त हो सके। लेकिन भविष्य में उपग्रहों और बूस्टर रॉकेटों के इंजन में ऐसी तकनीक कायम की जा सकती है कि इसके इस्तेमाल के बाद वो अंतरिक्ष में ना ठहरे बल्कि वापस पृथ्वी पर आ गिरे। एक सस्ता विकल्प क्या यह भी हो सकता है कि जब शटल लौट करके आए, अपना मिशन को जब पूरा करे, तो कुछ कचरा अंतरिक्ष का भी अपने साथ ले आए। क्या इस तरह से सफाई अभियान तब तक करना चाहिए जब तक उस नई तकनीक का इजाद नहीं हो जाता? क्या आप कहना? क्या हमें इन तीनों खबरों के बारे में क्या दोबारा नहीं सोचना चाहिए? आपका क्या कहना है? कमेंट सेक्शन बताइएगा और वीडियो को 3 व्हाट्सएप ग्रुप पर शेयर कीजिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम। स्टे अपडेटेड, स्टे एजुकेटेड, सत्यमेव जयते। नमस्कार।